अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आज काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मैं अपनी एक वीडियो जो है वो अपलोड करने लगा हूँ, और वो टॉपिक जो है वो ओ लेवल और आईजीसीएसई फिजिक्स के रेफरेंस से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यूजुअली ये वाला टॉपिक जो है वो बुक्स के अंदर जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं उसमें अवेलेबल नहीं होता, और बच्चों को फिर उस रेफरेंस से काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टी होती है कि जी ये टॉपिक हम कहाँ से प्रिपेयर करें, इसके नोट्स अवेलेबल नहीं है, या अगर वो जो अवेलेबल भी हैं वो पूरे नोट्स अवेलेबल नहीं होते। मैंने भी कोशिश की थी कि इसके कोई अगर मुझे फैब्रिकेटेड नोट्स मिल जाए तो उसमें ही मैं कोई वो चेंजेस वगैरह कर लूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसके अपने नोट्स बनाऊँ और उन नोट्स को एक्सप्लेन करूँ, सो दैट आपके लिए इन चीज़ों को ग्रैब करना और इन चीज़ों को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बड़ा क्या हो, आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं जी ये वाला टॉपिक, इलास्टिक डिफॉर्मेशन फॉर ओ लेवल्स फिजिक्स एज वेल एज आईजीसीएसई फिजिक्स। सेम इसके अंदर कंटेंट्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है कि जी हाउ फोर्स प्रोड्यूस अ चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो फोर्स एक्सर्ट करने के बाद उसकी साइज और शेप में क्या आ जाती है, चेंज। अब उसकी एग्जांपल नंबर वन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पास इफ देयर इज अ कैन, एम्प्टी कैन ऑफ पेप्सी, और यू माइट से कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, तो व्हेन आई एक्सर्ट द फोर्स, तो फिर एक्सर्ट फोर्स करने के बाद उसकी दोनों चीजें ही क्या हो जाती हैं, इसके अंदर चेंज हो जाती हैं। डेफिनेटली उसके अंदर उसका साइज भी चेंज हो जाता है एज वेल एज उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। सो फोर्स चेंजेस बोथ साइज एंड शेप। सो इसमें भी दोनों चीजें चेंज हुई, फोर्स अप्लाई करने से साइज भी चेंज हो गया और उसकी शेप भी। नंबर टू एग्जाम्पल, देर इज अ लेमन। इसके ऊपर जब हम इसको स्क्वीज करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो फिर अगेन इसके अंदर साइज भी चेंज हो जाता है और उसकी शेप भी। अ वेरी फेमस एग्जांपल, रबर बैंड। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, स्ट्रेच द रबर बैंड बाय पुलिंग इट फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इसकी साइज भी चेंज हो जाती है और इसकी शेप भी रबर बैंड की चेंज हो जाती है। Another example from daily life, कि whenever क्रिकेट प्लेयर हिट्स द बॉल विद द बैट, तो फिर वो डेफिनेटली उसकी क्या चेंज कर रहा है, अब इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। रीजन इज दैट कि पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड जब कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें उसने फिर ये पूछा होता है कि फोर्स क्या क्या चेंज कर सकती है इन जनरल। तो फोर्स जो है वो नंबर वन, शेप ऑफ द बॉडी चेंज करती है, फोर्स साइज ऑफ द बॉडी चेंज करती है, force can change the speed of the body, force can change the direction of the body, and force can change as well as velocity of the body. बट इसमें एमसीक्यूज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी समटाइम उसने दी होती है कि विद रेफरेंस टू द फोर्स, कि फोर्स किस चीज को चेंज नहीं कर सकती। तो फोर्स कैन नॉट चेंज द मैस ऑफ द बॉडी। फोर्स कैन नॉट चेंज द मैस ऑफ द बॉडी। बाकी जो है मैस की रीजन उसकी क्या क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज मैस जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। मैस कैन नॉट बी चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इसलिए इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि फोर्स बाकी चीजों को तो चेंज कर सकती है, बट फोर्स किस चीज को चेंज नहीं कर सकती, फोर्स कैन नॉट चेंज द मैस। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और वो एक डेफिनेशन है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की डेफिनेशन यूजुअली वो पूछता है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। ठीक है जी। और इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर पहले मेरे पास एक स्प्रिंग था, उसकी लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी, उसको मैं कह देता हूँ x1। फिर फोर्स एक्सर्ट करने के बाद उसकी लेंथ जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अब उसमें जो एक्सटेंशन आई उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक्सटेंशन विल बी इक्वल्स टू 3 - 2, इट्स मीन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उसमें एक्सटेंशन आ गई। सो एक्सटेंशन का फॉर्मूला भी यहाँ पे गिवन है, एक्सटेंशन इज इक्वल टू x2 माइनस x1। एंड डेफिनेटली अगर इसका यूनिट स्मॉलर स्केल पे हम कंसीडर करते हैं तो इट्स यूनिट विल बी सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाता है इलास्टिक बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन क्या है, द बॉडी विच रीगेन्ड इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स
ceases to act. डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है? जो बॉडी की शेप क्या कर दे, चेंज कर दे, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स, which changes the which changes the shape of body, changes the shape of body. तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स. सो इलास्टिक बॉडी कौन सी है? जिसपे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज. और जब उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाती है. इसकी एग्जांपल आप वही ऊपर जो हमने कंसीडर किए हैं उसके अंदर अगर एक हम एग्जांपल देखें रबर बैंड की, तो रबर बैंड जो है वो इलास्टिक बॉडी है. क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करने के बाद रिमूव करते हैं तो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है. बट जो कैन था, टिन कैन था, ठीक है जी, टिन कैन जो था वो इलास्टिक बॉडी नहीं हो सकता. रीजन उसकी क्या है? जब उसे हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जब उस फोर्स को रिमूव किया तो अब वो परमानेंटली क्या हो चुका है? डी शेप. तो फिर टिन कैन जो है वो इलास्टिक बॉडी नहीं है. रबर बैंड इलास्टिक बॉडी है. प्लास्टिक समटाइम जो है उसको स्केल जो है वो बेंड कर देते हैं, वो इलास्टिक बॉडी है. सो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक बॉडी एंड नॉन इलास्टिक बॉडीज. सो यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी आई होप सो. अब नेक्स्ट चीज इसके अंदर आ जाती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर लॉ है, वो है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है कि लोड एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर विद इन द इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट को समटाइम हम जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं. अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे बॉडी एक्सटेंड करती है, उसमें एक्सटेंशन होती जाती है. लोड ज्यादा होगा तो एक्सटेंशन ज्यादा होगी, लोड कम होगा तो एक्सटेंशन कम होगी. लोड डबल करेंगे तो एक्सटेंशन डबल हो जाएगी, लोड हाफ करेंगे तो एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी. बट इसमें क्या चीज जरूरी है कि वो बॉडी किसके अंदर हो? विद इन द इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिसके बाद जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो बॉडी परमानेंटली डी शेप हो जाएगी. जैसे मेरे पास अगर एक प्लास्टिक का स्केल है, मैं उस स्केल को बेंड करता हूँ, रिलीज करता हूँ, वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. फिर और ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करके बेंड करता हूँ, रिलीज करता हूँ, अगेन इट विल रीगेन इट्स शेप. बट अ टाइम कम्स जब मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो टक करके आवाज आएगी और ये परमानेंटली डी शेप हो जाएगा, प्लास्टिक का स्केल टूट जाएगा. सो इसका मतलब है कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल है विद इन द इलास्टिक लिमिट. और इसकी इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल X. F stands for force, load, weight and X stands for extension or increase in length. और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? K से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट्स मीन के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है K स्टैंड फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट. सो K किस चीज के लिए स्टैंड करता है? यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए. एक ये नई टर्म है जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस सिलेबस के. ओके जी, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना लेते हैं. F इज इक्वल टू था मेरे पास के एक्स के इक्वल था, तो यहाँ पे K का फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू F ओवर X के इक्वल आ जाएगा. ठीक है जी. सो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, K इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई X. अब इसको डिफाइन करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है? इसकी डेफिनेशन एज पर सिलेबस फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, क्योंकि F स्टैंड फॉर फोर्स के लिए होता है और X स्टैंड फॉर एक्सटेंशन के लिए हम सिंबल इसका जो है वो यूज करते हैं. ठीक है जी. सो फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट. क्या उसे कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन. या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं और वो डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन. बट इट्स बेटर कि जो कैम्ब्रिज के सिलेबस में गिवन है डेफिनेशन वो ज्यादा जो है वो सूटेबल रहती है. अब इसका यूनिट लिखना है. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और एक्सटेंशन क्योंकि लेंथ से रिलेटेड है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर. तो इट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर के इक्वल होगा. और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर nm रेज टू पावर -1. या अगर उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो वी कैन राइट दिस न्यूटन पर सेंटीमीटर एज वेल. बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसका वो क्या चीज है जी? न्यूटन पर मीटर.
अब k की वैल्यू किस चीज को डिटरमिन करती है? वैल्यू ऑफ k डिटरमिन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस का मतलब है स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। सो जितनी k की वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्प्रिंग ज्यादा क्या होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, और जितनी k की वैल्यू कम होगी उतना स्प्रिंग क्या होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक दो चीजें और भी जो वो आपने वो याद रखनी है कि सम टाइम इसमें जरूरी नहीं कि वो फोर्स ही का वर्ड यूज करे, वो फोर्स की जगह पे ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज कर सकता है, लोड भी यूज कर सकता है, फोर्स भी यूज कर सकता है, वेट भी यूज कर सकता है, एंड डेफिनेटली इन सब का यूनिट जो है वो क्या होगा, न्यूटन, बिकॉज लोड इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। और एक्सटेंशन की जगह पे वो दो वर्ड यूज कर सकता है, या तो एक्सटेंशन यूज वर्ड करेगा या फिर इंक्रीज इन लेंथ का वर्ड वो यूज करेगा। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसमें यूजुअली दो टाइप के अब ग्राफ्स आते हैं पेपर में, ये भी चीज अपने जेहन में रखनी है कि अगर हम लोड या फोर्स या वेट को एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और एक्सटेंशन या इंक्रीज इन लेंथ को वाई एक्सिस के अलोंग, सिंस दीज क्वांटिटीज वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फिर ग्राफ की लाइन डेफिनेटली किस में से पास करेगी, ओरिजिन में से पास करेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज की पहचान है। सो यहां तक तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट तक फोर्स एंड एक्सटेंशन जो थे वो क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। बट ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी को हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन सा पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट है जिसके बाद बॉडी परमानेंटली क्या हो जाती है, डी शेप। दिस इज द रीजन इसकी ग्राफ की कर्व जो है वो बन जाती है। सो जहां तक तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, लोड एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट पॉइंट पी के बाद अब बॉडी परमानेंटली क्या हो जाएगी, डी शेप हो जाएगी, वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगी। सो इसको टू सम एक्सटेंट इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं आप। सो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन सा पॉइंट है जिसके बाद बॉडी क्या हो जाती है, परमानेंटली डी शेप। अब इन दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है, इस ग्राफ में फोर्स हमने किस एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर की, इस ग्राफ में हमने फोर्स कंसीडर की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्सटेंशन किस एक्सिस के लॉन्ग थी, वाई एक्सिस के लॉन्ग। यहां पे क्या गड़बड़ हुई, इस जगह पे फोर्स आ गई वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्सटेंशन किधर आ गई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सो स्ट्रेट लाइन तो सेम रहेगी, बट डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, कर्व की शेप में। जिस वक्त फोर्स हमने वो टेक अप की अलोंग वाई एक्सिस और एक्सटेंशन थी अलोंग, सॉरी फोर्स थी अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सटेंशन थी अलोंग वाई एक्सिस, तो फिर कर्व जो थी वो अबव कर्व आएगी। और जिस वक्त वी हैव टेकन द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो देन फिर उसकी कर्व विल बी लाइक दिस। तो ये दोनों ग्राफ्स अपने जेहन में रखने। इन जनरल ज्यादातर जो आपको वो ग्राफ आते हैं उसमें लोड या फोर्स इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्सटेंशन इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, जो मेजोरिटी ग्राफ इसके आते हैं। बट ये पॉइंट भी याद रखना, सम टाइम वो उसको रिवर्स भी कर सकता है। ओके जी, अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज आ जाती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन। द पॉइंट आफ्टर विच लोड एंड एक्सटेंशन जो है वो, उस केस में वो उनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। द पॉइंट आफ्टर विच लोड एंड एक्सटेंशन ग्राफ क्या हो जाता है, कर्व्ड लाइन हो जाता है। या पॉइंट आफ्टर विच बॉडी बिकम्स क्या हो जाती है, परमानेंटली डी शेप या डी फॉर्म। सो इसकी वो डेफिनेशन समटाइम पूछ लेता है कि व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें लोड एंड एक्सटेंशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। अब इसमें नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इसके जो ग्राफ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी हमें स्लोप कैलकुलेट करनी पड़ती है। और स्लोप कैलकुलेट करने का मेथड ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस केस में ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है, एफ की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्स है, एफ है। और यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन की वैल्यू आ जाती है बिकॉज एक्स इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्लोप यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी एफ ओवर एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल। बट अगर ग्राफ रिवर्स्ड है, और ये जनरली ये वाला ग्राफ पेपर्स में आता है, इस केस में
फोर्स किस एक्सिस के अलोंग टेकन है, इट इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्सटेंशन इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर इसमें जो स्लोप आएगी, स्लोप मेरे पास आएगी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट इसका ड्रॉ करता हूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, इस एक्सिस के लॉन्ग मेरे पास f आ जाएगा, तो स्लोप विल बी इक्वल टू x ओवर f। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था f इज इक्वल टू के एक्स के इक्वल था, और k किसके इक्वल आ जाता था, f ओवर x के। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो x ओवर f है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 ओवर k की, और अगर मैंने स्लोप फाइंड करनी है तो फिर मुझे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्लोप का इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस ग्राफ में वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप एंड इन्वर्टिंग इट। और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि हायर द ग्रेडियंट, जितनी ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा होगी या स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और स्प्रिंग उतना ही क्या होगा, हार्डर होगा, स्टिफर होगा। जैसे अगर मेरे पास ये दो ग्राफ्स हैं ए और बी, तो इसमें डेफिनेटली फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है, एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसकी स्लोप ज्यादा आएगी, इसकी स्लोप सेम इंटरवल के लिए कम आएगी। तो फिर ये वाला स्प्रिंग जो है वो हार्डर होगा, और ये वाला स्प्रिंग जो है वो सॉफ्टर होगा। रीजन उसकी क्या है कि इस स्प्रिंग के लिए k की वैल्यू लार्जर है, और इस स्प्रिंग के लिए k की वैल्यू स्मॉलर है। सो स्प्रिंग A विल बी, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग A विल बी ग्रेटर देन द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग B। उसके बाद एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर इसका जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि वी विल टेक द स्प्रिंग, उसकी हम सबसे पहले इनिशियल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ उसकी सपोज यहाँ तक थी, फिर उसमें ग्रेजुअली जो है 1 बाय 1 वेट्स ऐड करते जाते हैं, और उसकी क्या फाइंड करते जाते हैं, एक्सटेंशन। और उसका हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, और उस टेबल में दो कॉलम्स हम रख लेते हैं, फोर्स न्यूटन्स में, एक्सटेंशन सेंटीमीटर में, और फिर उस टेबल को ड्रॉ करके उसका उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उसका हम जो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगर मैं सिंगल वेट इसके अंदर ऐड अप करता हूँ तो एक्सटेंशन उसकी x के इक्वल आ जाएगी। अगर मैंने डबल वेट ऐड किया तो फिर उसकी एक्सटेंशन जो है वो 2x के इक्वल आ जाएगी। लाइकवाइज एक और डायग्राम इसमें भी बिल्कुल क्लियर है कि सिंगल मैस ऐड करेंगे तो एक्सटेंशन विल बी इक्वल टू x, डबल करेंगे तो एक्सटेंशन विल बी इक्वल टू 2x। इसमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होता है, क्लैंप स्टैंड है जिसके ऊपर उसको हम फिक्स अप करते हैं, ठीक है जी, स्प्रिंग हैंगिंग क्लैंप्स हैं। उसके बाद मीटर रूल, क्योंकि मीटर रूल क्यों हम इस जगह पे करते हैं, मीटर रूल से हमने क्या मेजर करनी होगी, उसकी एक्सटेंशन की वैल्यू मेजर करनी होगी कि कितनी जो पॉइंटर वो कितनी लाइंस नीचे या कितने सेंटीमीटर नीचे गया, और फिर मैस हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग ग्रेजुअली इसके अंदर एड अप करते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली उसको मेजर करेंगे। सेट ऑफ द इक्विपमेंट है, मेजर द, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विद नो फोर्स, यानी विदाउट हैंगिंग एनी वेट स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ फाइंड करेंगे। उसके बाद उसके अंदर मैस को एड अप करेंगे और उसकी न्यू लेंथ फाइंड कर लेंगे, और फिर ग्रेजुअली उसके अंदर 50-50 ग्राम्स या 0.5 न्यूटन एड अप करते जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी एक्सटेंशन, और इंक्रीज उसकी वैल्यू नोट करते जाएंगे। और एंड पे जो है वो फिर एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेच्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ फॉर ईच एंड एवरी मैस एडेड, और फिर लास्ट में वी विल ड्रॉ द लोड एंड एक्सटेंशन ग्राफ। अब इसका लास्ट पार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके भी काफी सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आए हैं कि व्हेन स्प्रिंग्स आर अटैच्ड इन सीरीज एंड व्हेन स्प्रिंग्स आर अटैच्ड इन पैरेलल। सीरीज में जब स्प्रिंग्स को हम एड अप करेंगे ना, सपोज मैंने एक सिंगल स्प्रिंग अटैच किया और उसके साथ मैंने वेट अटैच कर दिया, तो उसकी अगर लेंथ जो है वो एक्सटेंशन जो है उसकी x के इक्वल है। एंड इफ आई एम अटैचिंग टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज का मतलब है कि वन ओवर अनदर, इस चीज को हम सीरीज कहते हैं। तो फिर x इसकी आएगी एक्सटेंशन, ये फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है। Each spring experiences small pull of the weight of the mass it supports. Therefore, each spring extends the same amount of individual spring. Individual spring की कितनी थी एक्सटेंशन x,
सो अगर मैं 2 स्प्रिंग्स ऐड अप कर देता हूँ तो टोटल कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 2x। और अगर 3 स्प्रिंग्स ऐड अप कर देता हूँ 1 2 3, तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3x के इक्वल हो जाएगी। एंड व्हेन स्प्रिंग्स आर एडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इस तरीके से दे आर अटैच्ड विद ईच अदर। सो अगर सिंगल स्प्रिंग की एक्सटेंशन x के इक्वल थी, तो पैरेलल में उसकी एक्सटेंशन दोनों स्प्रिंग्स में इक्वली क्या हो जाती है, डिवाइड, इफ 2 स्प्रिंग्स आर देयर। सो सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे पर स्प्रिंग जो है वो कितनी एक्सटेंशन आ जाएगी, 2 इस जगह पे आ जाएगी एंड 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी। सो दे शेयर द लोड and therefore are not stretched at the same as they would be if they were on their own supporting the load. What does it mean कि अगर वो सीरीज में थे तो फिर वो डबल हो जाएगी एक्सटेंशन उसकी, और अगर वो पैरेलल में तो फिर वो इक्वली क्या हो जाएगी, डिवाइड बिटवीन द स्प्रिंग्स। सो सीरीज में उसकी किसके इक्वल वैल्यू आई थी जी, वो इक्वल थी 2x के इक्वल। ये मैं अगर यहाँ पे इसको करूं, अब मैं कंपेयर करूं इसको, तो सीरीज में सिंगल स्प्रिंग था, सिंगल स्प्रिंग के साथ जब उसको अटैच किया तो फिर उसकी जो वैल्यू थी वो सिंगल स्प्रिंग के लिए x थी, लेकिन सीरीज में क्या हो गई, 2x हो गई। और इसमें यानी जितना उसने डिस्टेंस कवर किया दैट बिकम्स डबल। और इसमें अगर वो x के इक्वल थी तो फॉर ईच स्प्रिंग इट विल बी इक्वल टू x ओवर 2। सो सीरीज में लोड एज इट इज जो है वो एडअप होता रहता है, और पैरेलल में लोड क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, एक और एग्जांपल कि इफ 1 kg उसकी एक्सटेंशन थी और इसमें सीरीज में उन्हें अटैच किया, तो वो सॉरी एक्सटेंशन अगर उसकी x के इक्वल थी, तो सीरीज में जब मैंने उसको अटैच किया तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2x के इक्वल, और पैरेलल में किसके इक्वल हो जाएगी, x/2 के। सो आई होप सो कि अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन पोस्ट ऑन द यूट्यूब चैनल और देन आई विल रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा कि जो पास पेपर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, एंड दोज विल बी पर्टिकुलर ऑफ एमसीक्यूज। थैंक यू वेरी मच, सी यू, अस्सलाम वालेकुम।